बिहार का चुनाव है और राजनीतिक दांव के तौर पर सुधांशु त्रिवेदी जी, माननीय सांसद जी, आप लोग कितना भी घेरे, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जाति कितनी अहमियत रखती है कई राज्यों में। क्या आपको लग रहा है कि सियासी रूप से वो आपको घेरने में कामयाब हुए हैं? सुधांशु जी, देखिए, वो घेरने में कामयाब हो रहे हैं या घिरे हुए हैं या गिरे हुए हैं, ये इस बात से साफ हो जाता है। अभी क्या बोल रहे हैं खड़गे जी, कह रहे हैं कि साहब वो अपर कास्ट से हैं मगर ओबीसी की बात करते हैं। इसी इनके कन्वेंशन में कंचा एलैया ये बोले हैं कि राहुल गांधी जी मिक्स्ड कास्ट हैं। अब हमें समझ में नहीं आता भाई वो सच बोल रहे हैं या वो सच बोल रहे हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता, आप लोग अपने अपने फोन खोलिए भैया, इनके दादाजी मरहूम फिरोज साहब, उनकी देखिए रेस्टिंग प्लेस क्या लिखी है, पारसी सिमेट्री प्रयागराज। अब भैया ये जनेऊधारी हुई गए, धर्म बदल गया, जात बदल गई, अब आया है गोत्र, और बाबा पारसी सिमेट्री में जनेऊधारी है पौत्र। तो समझ ही में नहीं आता है कि कौन घेर रहा है और कौन घेरा रहा है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी अगर गलती माननी थी ईमानदारी से मानिए, कहिए कि मेरे पिताजी के नाना जी ने काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट नहीं लागू की। मेरे पिताजी के नाना जी ने 1961 में सारे के सारे मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखा कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। मेरी दादी जी ने मंडल की रिपोर्ट नहीं लागू की। मेरे पिताजी ने अपनी जिंदगी का सबसे लंबा भाषण 6 सितंबर 1990 को संसद में मंडल के विरुद्ध दिया और कहा यह अंग्रेजों के जमाने के कम्युनल अवार्ड की तरह है जो भारत में विभाजन पैदा करना चाहता है। और फिर जिस सरकार में आप सर्वे सर्वा थे 2014 में, जब वो सरकार हटी है, कांग्रेस के कितने ओबीसी मंत्री थे मैं पूछना चाहूंगा इनसे, वीरप्पा मोइली के अलावा कोई एक बताएं। और सुनिए 2014 में तब तो ये बाबा ब्रिगेड माने जाते थे, यंग ब्रिगेड मानी जाती थी ना कांग्रेस में, क्लीन शेव बढ़िया, और ईश्वर के नाम की शपथ ली। 2019 में बदल गए, अब कहा मंदिर मंदिर घूम के जनेऊ पूरा दिखा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर किसी नेता का गोत्र बताया गया है तो वो राहुल गांधी जी हैं। फिर लगा इससे काम नहीं चला तो 24 में कार्ल मार्क्स की तरह दाढ़ी बढ़ाई और टी शर्ट पहनी और अब कहने लगे जात की बात। तो मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, पहले माफी मांगो कि तुम्हारी पार्टी का ये स्लोगन क्यों था, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, और आज पुरखों की बात को धर पे लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। और इतना ही नहीं, जो कहते हैं, अब देखिए एक कहावत होती है उत्तर भारत में, सब लोग यूपी बिहार में बहुत अच्छी तरह समझते होंगे भैया, जो हमरे दादा के पिताजी के नाना न कर पाए, हमारी दादी न कर पाई, हमारे पिताजी न कर पाए, हमारी अम्मा न कर पाई, वो हम कर देंगे, मतलब बाप न मारी मेढ की बिटवा तीरंदाज। और ऑन द सीरियस नोट इन्होंने आज कहा कि यूनिवर्सिटीज में कितने प्रोफेसर हैं। राहुल गांधी जी भली बात सुनिए, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर पहले सेलेक्ट होता है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, फिर एक प्रोसेस के थ्रू प्रमोट होता है, एसोसिएट प्रोफेसर बनता है, फिर वो प्रोफेसर बनता है। आज जो लोग हैं वो 15-20 साल पहले आए होंगे। चैलेंज करके बताइए 2004 से 14 के बीच में कितने असिस्टेंट प्रोफेसर थे एससी एसटी ओबीसी के। आज जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, भैया वहां कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं है जो आपको लगता बैठे खट से पहुंच गए। नहीं साहब, सेलेक्ट हुए 87 में, आपकी पार्टी नहीं आपके पिताजी की सरकार थी। बताइए कितने एससी एसटी ओबीसी के अधिकारी थे। इसलिए कहना चाहते हैं ये लोग अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से आगे आप सब समझ जाते हैं। अजय उपाध्याय जी, मोर्चा संभालिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्या ये मजबूरी है अब, क्योंकि मैं डेटा के साथ हमेशा चर्चा करती हूं, ओबीसी वोट बैंक दोनों का ही दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी का अगर हम पूरा डेटा 1999 से दिखाएं, सबसे पहले हम कांग्रेस का दिखा देते हैं, हमने ट्रैकर बनाया है दोनों का। कांग्रेस पार्टी जो 1999 में 25% ओबीसी वोट पाती थी, वो 2004 आते आते 24 पे गई, फिर 24 पे ही रही, लेकिन 14 आते आते वो 15 पर सिमट गई, यानी लगभग 9% की सडन गिरावट मोदी की एंट्री के बाद। उसके बाद से 19 में भी आप 15 पे ही रहे और फिर 18 पर 3% आप पीछे पड़ा। बीजेपी का जल्दी से दिखा दीजिए, बीजेपी को कितना ओबीसी वोट मिलता है देश में। 23% थे 99 में, 2004 में 23%, 2009 में भी जब आपकी सरकार बनी तो वो 22% थे, लेकिन मोदी की एंट्री के बाद 2014 में 34%, 2019 में 44%,
और फिर 2024 में 44%। और जो आखिरी का ग्राफिक्स है वो दिखा दीजिए, क्योंकि इसी से पता चलता है जो ऑथेंटिक अभी तक की रिपोर्ट्स है सर्वे के मुताबिक, जिसमें ये माना गया है कि कालेलकर आयोग कहता है 32% पिछड़े हैं इस देश में। उसके बाद से देख लीजिए मंडल कमीशन की तरफ से कहा गया 52% है, और हमने साल भी इसीलिए लिख दिया है 2004 में, आखिरी में कहा गया 41। सबसे बड़ा जो वोट समूह है वो आपसे दूर जाता रहा है, इसीलिए क्या ये कार्ड खेला जा रहा है जाति का? दो तीन बातें हैं, आपके प्रश्न का भी उत्तर मैं दूंगा। इससे पहले हमारे भाई साहब ने बड़ी बड़ी बातें रखी हैं। मुझे बड़ा खुशी हुआ और बड़ा अच्छा लगा कि आज जातीय जनगणना के समर्थन में भाजपाइयों को भी आना पड़ा जो मनुस्मृति की बात करते थे, और आज सामाजिक न्याय के मुद्दे पर इनको खड़ा होना पड़ रहा है। ये वही हैं जो 1992 में मंडल की जब बात की जाती थी तो ये कमंडल लेकर के निकले थे, और आडवाणी जी ने उस सरकार को गिरा दिया ताकि मंडल कमीशन लागू ना हो। और मंडल कमीशन इनके समय में इसीलिए लागू नहीं हो पाया क्योंकि वो सरकार गिर गई थी। बीपी सिंह ने जरूर उसकी घोषणा की थी। सुनिए ना, बीच बीच में मैं भी नहीं बोलूंगा, आप काउंटर कर लीजिएगा। कमंडल लेके चले थे, अरे कमंडल लेकर गए थे, कब था आप बताइए ना? 92 में, 92 में हुई, 92 में हुई, और बीपी सिंह 90 में जब लागू किए। अरे 6 अगस्त 90 में, सुनिए, एक तो बीच में मैं डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन फिर भी 6 अगस्त 90 में लाल किला के प्राचीर से जब घोषणा करने की बात कर रहे थे बीपी सिंह, कमंडल लेकर के लोग चले। आडवाणी जी उस समय सरकार में थे, और जब लागू होगा तो सरकार गिरा दी जाएगी, और सरकार गिरा दी गई बीपी सिंह की, सबको पता है। बीपी सिंह के बाद नरसिंहा राव जी आए और उन्होंने उस मंडल कमीशन को फाइनली लागू किया, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा काका कालेकर कमीशन 5 into each to 7 पर वो डिसीजन हुआ। काका कालेकर कमीशन नेहरू जी ने उसको शुरुआत की थी, और कमीशन मेंबर ने आकर के ये रिपोर्ट दी। आज भी वो रिपोर्ट पड़ा हुआ है, देश की संपत्ति है, सबको पढ़ना चाहिए। झूठ भाजपाई जो फैलाते हैं इस पर नहीं आना चाहिए। 5 बनाम 7 से उस काका का लेकर कमीशन में ही, कमीशन के मेंबर ने ही उसको रिजेक्ट किया। इसमें किसका काम है? किसने रोका? मंडल कमीशन 80 में लागू किया, शुरुआत की, किसने बनाई? किसके नेतृत्व में वो उसका पूरा गहन विवेचना हुआ? कांग्रेस की सरकार में। इसके अलावा 2006 में जो हमने, अरे भाई सुनिए ना 2006 में, अरे भाई लागू तो हमने किया था ना, लागू आपने नहीं। अरे मंडल कमीशन आपने लागू नहीं किया था, कोर्ट के जजमेंट में किया था, हमने लागू किया था। 93 में बीपी सिंह की, नरसिंहा राव की सरकार थी, उसने फाइनली पार्लियामेंट में पास किया था, आप नहीं किए थे, आप विरोध कर रहे थे, आप विरोध कर रहे थे। 2006 में जो शैक्षणिक 16 आर्टिकल 16(4) आप पढ़िएगा, मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूं, संविधान की बात करता हूं, तथ्य पर बात करता हूं, झूठा नहीं। 16(4) शैक्षणिक और सामाजिक रूप में जो आरक्षण मिलना चाहिए हमारी सरकार ने दिया। आज उस पर ये लोग संकट मंडरा रहा है, लोग नहीं कुछ करना चाहते। आर्टिकल 15(1) जिसमें संविधान में शैक्षणिक और आर्थिक रूप से जो आरक्षण की बात थी, यही नेहरू जी के दौर की बात है। जमींदारी उन्मूलन पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, और उसी में एक नया से सब क्लॉज जोड़ा गया था 9 शेड्यूल। वो 9 शेड्यूल में यदि किसी चीज को डाल देंगे तो वो जुडिशियल रिव्यू में नहीं आता और वो अधिकार संपन्न हो जाता है। उसी का लाभ लेकर के तमिलनाडु में जो है 50% से ऊपर का सीलिंग है, और वहां के जो ओबीसी के लोग हैं उनको आरक्षण मिलता है 69%। ये नेहरू जी की देन थी, कांग्रेस की देन थी। अब इन्होंने बड़ी बड़ी लंबी बातें की हैं। नेहरू जी की देन थी? अरे भाई नेहरू जी के जमाने में नहीं आया था भाई, कुछ भी बोल रहे हैं भाई। 9 आप पढ़ लीजिएगा, कुछ भी बोल रहे हैं। कब हुआ शेड्यूल 9? कब शुरू हुआ जरा बताइए, आप तो सांसद भी हैं। शेड्यूल 9 की बात क्या है? कब किसके नेतृत्व में? संविधान में किसके नेतृत्व में? अरे मूल संविधान में था, कुछ भी, अरे मूल संविधान में था, शेड्यूल 9 मूल संविधान में था, या नेहरू जी ने उसको शुरू की थी जमींदारी उन्मूलन को लेकर के? उसमें जाता है, रिव्यू नहीं होता। तमिलनाडु उसी का लाभ लिया, और अभी वापस आए 25 में आ जाए, 2025 में आ जाए। अभी बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। अभी आ रहा हूं। अपर कास्ट है राहुल गांधी, ये क्यों बोला गया? अपर क्या होता है, लोअर क्या होता है? 10 सेकंड, एक सेकंड सर, आइए ना, पहले आइए, आपके अध्यक्ष है, आपके अध्यक्ष भी तो कुछ है ना यहाँ। अपर कास्ट राहुल गांधी, आप लोअर कास्ट की चिंता करते हैं, ये क्या है? मतलब अपर लोअर कौन है? देखिए, सच्चाई से कोई मुंह मोड़ रहा है तो मुंह मोड़ ले,
अपर कास्ट, लोअर कास्ट, दलित इस देश की सच्चाई है, हिंदू मुस्लिम भी इस देश की सच्चाई है। उस दायरे में रह करके क्षेत्रों सुनिए, अरे कहानी मत बोलिए, पूरा देश जानता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं सारे इंस्टीट्यूशन में। देखिए मैं बीच में नहीं डिस्टर्ब किया था, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं किया था, फिर मैं भी करूंगा आपके टाइम में। मुझे शेरो शायरी का शौक नहीं है, सच्चाई व्यक्त करता हूं और सच्चाई ही होना चाहिए। क्या इस देश में आदिवासी को, इस देश में दलित को, इस देश में पिछड़े को उसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? वो हमेशा क्या नीचे के वर्ग में ही रहेगा? क्या उसको आर्थिक तौर पे उत्थान नहीं होना चाहिए? शुरुआत होनी चाहिए अगड़ा पिछड़ा बोलना बंद करके, क्योंकि संविधान भी अपर लोअर नहीं कहता है सर। नहीं, संविधान भी नहीं कहता है। ठीक है कि आप और हम हो सकते हैं ब्राह्मण, जनरल नहीं, आप और हम हो सकते हैं ब्राह्मण, लेकिन दलित समाज के साथ जो होता है, आदिवासी के साथ जो होता है, जो पिछड़ा वर्ग का इस समाज का है, जो महिलाएं हैं इस देश में, आज भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और इस सच्चाई को जब तक आप स्वीकारेंगे नहीं, तब तक देश के विकास में जातिवाद को बढ़ावा देना नहीं है। क्या जल्दी 10 सेकंड उनका बात कर लेने दीजिए। ये जातिवाद की बात नहीं है, बिल्कुल है, जाति भागीदारी न्याय की बात है। आप अपर हैं, न्याय दीजिए ना, आप अपर हैं, न्याय दीजिए। क्या होता है? हमारा जन्म जब हुआ, हमें जन्म के साथ हमें कुछ अधिकार मिल गए हैं। कोई अपर नहीं है, अधिकार की कहानी है, कोई लोअर नहीं है। दलित जब जाता है किसी गांव में, आज भी समाज में गांव में जाइए और देखिए दलित के साथ क्या होता है, आदिवासी के साथ क्या होता है, महिलाओं के साथ क्या होता है, मजदूरों के साथ क्या, गरीब लोगों के साथ जो है, ये सच्चाई है, इसको स्वीकारना होगा और उसे न्याय दिलाना होगा। ये तकाजा समय का है। जल्दी से वीपी सिंह पर जो फैक्चुअली इनकरेक्ट बात उन्होंने बोली है, हम 2025 के साथ जिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है यहाँ जो बच्चे बैठे हैं इनको इसकी समझ कम हो, इस कारण से कि भाई इनको अच्छा जगह मिला, इनको पढ़ने का मौका मिला। उन गांव में जाइए गरीबों के साथ, दलित बस्तियों में जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, उनके साथ न्याय होना चाहिए कि नहीं, हमारा भाई है, हमारे परिवार का आदमी है। और याद रखिएगा जब आप उस दलित बस्ती में जाइएगा तो अपर लोअर मत बोलिएगा, एक व्यक्ति से नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी। देखिए झूठ बोलने की इंतहा होती है। वीपी सिंह के जमाने में 6 अगस्त को मंडल कमीशन के लाने की बात हुई और यही कंचा लैया जो इस कार्यक्रम में है, उनकी किताब है शूद्राज द न्यू पाथ अहेड, उसमें एक पूरा चैप्टर शरद यादव ने खुद लिखा है। उन्होंने कहा देवीलाल की रैली थी 9 अगस्त को, वीपी सिंह ने बुलाया, यह शरद यादव ने लिखा है कि वीपी सिंह लागू नहीं करना चाहते थे। मैंने उनसे कहा कि अगर देवीलाल की रैली हुई तो ज्यादातर सांसद जनता दल के उधर चले जाएंगे, रोकने का एक ही तरीका है मंडल समर्थन नहीं आता था ओबीसी में। अच्छा, भाजपा उसको समर्थन कर रही थी कि नहीं? भाजपा समर्थन कर रही थी सरकार को, बोल रहा हूँ, कोई बात हवा में नहीं, पूरी बात कर ले, पूरी बात समय में जाइएगा, दोनों तरफ से तमाम बातें होंगी। प्लीज 25 में आइए। ये कमंडल लेके चले थे राम मंदिर, समझ सकते हैं, चिल्लाना मजबूरी होगी। नहीं, कोई चिल्लाना मजबूरी नहीं है। करूंगा आप उस सरकार में थे या नहीं, समर्थन दे रहे थे कि नहीं? निर्णय 15 अगस्त को करते। शरद यादव ने कहा मगर देवीलाल की रैली 9 तारीख को है, अगर आपने नहीं लागू किया तो मुझे भी जाना पड़ेगा। और इसलिए उस समय जाट समाज और बाकी ओबीसी में डिवीजन करने के लिए वीपी सिंह लाए और ये बेवकूफी की बात बोलते हैं। मंडल आया, इसका मतलब आप समर्थन नहीं कर रहे थे मंडल कमीशन का? शिलान्यास हुआ, आप मंडल कमीशन का विरोधी थे, राजीव गांधी की सरकार में। अरे कुछ भी सुधांशु जी ने स्पष्ट कर दिया ये मंडल कमीशन के विरोधी थे, देवीलाल और शरद यादव ने लाया, विरोध कर रहे थे, इसलिए सरकार को तोड़ दिया। अब एक और मैं बात कह दूं लास्ट में, जो ये बहुत बोल रहे हैं, अरे देश का सबसे बड़ा ओबीसी प्रधानमंत्री आया है, सबसे लोकप्रिय ओबीसी आया है, जो भारत नहीं पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, तो उसे रोकने के लिए कौन आया है? सुनिए, उन पंडित जी के खानदान में लोग आए हैं, वो उस देश के एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने नाम के आगे पंडित लगाया, जो बीफ भी खाते थे, स्कॉच भी पीते थे और 2 शब्द संस्कृत के नहीं बोल पाते थे। और उनका सुनिए, नेहरू से पंडित नेहरू से तुलना करके अपने आप को छोटा दिखा रहे हैं पंडित नेहरू। कुल गौरव, अच्छा ठीक है, राहुल जी विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाते हैं और जाके राजस्थान में कहते हैं कुंभकर्ण योजना लागू की गई है, संस्कृत के 2 वाक्य नहीं बोल पाते। और चेक करिए 2024 में ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली है। कितना चेहरा बदल के रखते हैं ये लोग कि एक चेहरे पे कितने चेहरे लगा लेते हैं और झूठ पे झूठ बोलते हैं। मैं लाखों बातें कह रहा हूं, जो मैंने बोला, जो इन्होंने बोला, सब जाके चेक करिए और फिर सोशल मीडिया पे लिखिए कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। 2025 पर लाते हैं तो आप ही बोलिएगा। 2025 पर लाते हैं, आज का प्रतिनिधित्व देखते हैं। अगर ओबीसी समुदाय की चिंता है किस पार्टी को कितनी है, इसी में पोल पट्टी खुल जाएगी। सबसे पहले बीजेपी और कांग्रेस के कितने मुख्यमंत्री
ओबीसी से है, वो आपको दिखा देते हैं। सभी जातियों का हमने इसीलिए ब्रेकअप किया है ताकि आप भी समझ जाएं। सवर्ण मुख्यमंत्री बीजेपी के 14, कांग्रेस के 3, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री कुल 14 है बीजेपी के और 3 कांग्रेस के हैं। सवर्ण 9 है बीजेपी के, 2 कांग्रेस के। ओबीसी 2 है बीजेपी के, 1 कांग्रेस के। आदिवासी 3 है बीजेपी के। इसी के साथ साथ अगला भी दिखा दीजिए जल्दी से। 1952 से अब तक जो केंद्र सरकार में ओबीसी मंत्री रहे हैं, इसमें मीडिया सोर्स है हिंदुस्तान टाइम्स को कोट करते हुए हमने ये जानकारी वहां से ली है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों का देखिए 1952 से अब तक सवर्ण केंद्र सरकार में कितने ओबीसी मंत्री रहे। तो सवर्ण 61.5 रहे बीजेपी के, आपके रहे 72.5। ओबीसी 25.3 बीजेपी के, आपके 14.1, जबकि आप देखिए कितनी बार सत्ता में रहे हैं। दलित 7.2 इनका, आपका 9.1, और आदिवासी 5.9%, 4.3%। क्या ये आईना काफी है समझने के लिए कि दलितों का प्रतिनिधित्व कौन कितना कर रहा है या ओबीसी का कितना कर रहा है? दोनों के लिए है। ये जो आपने दिखाया एकदम सही कहा। हमारा 3 मुख्यमंत्री है, 3 में 1 ओबीसी है, 1/3 हमने दिया है। बाकी का मैं आंकड़ा नहीं दिखाना बोलना चाहूंगा। इसमें राहुल जी ने साफ गोई से स्वीकारा कि हमें जो है उस मुद्दे पर नहीं थी, इसलिए हाँ वो उसकी बात कर रहा हूं। अभी ये जो आपने मंत्रियों की बात की, सीएम की भी बात की। तीसरी बात, भाई साहब बड़े बड़े शब्द कह रहे हैं कि राहुल जी को ये बोलने नहीं आता है, वो बोलने नहीं आता है। मैं वो शब्द नहीं कहूंगा देश के प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री जितने जितने शब्दों का उच्चारण कैसे कैसे आजकल कर रहे हैं, कहूंगा तो बहुतों की पैंट गिली हो जाएगी। ये शब्द बोलना ठीक नहीं है, तो ये मत जाइए। कई बार स्लिप ऑफ टंग होता है, और स्लिप ऑफ टंग को यदि आप मनाना चाह रहे हैं, नेहरू की तुलना आप कर रहे हैं। अरे नेहरू के एक अंश मात्र भी आप हो जाते तो समझते। नेहरू को आप गाली दे करके अपना, वो नहीं होता है गांव में कहावत की है कि ईंट लगा करके ऊंचा हो जाना। ईंट लगा के ऊंचा मत होइए। नेहरू ने इस देश को बनाने में, चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, एम्स हो, और सारे जितने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो इस देश की बुनियाद है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने किया। आज आप उसी को खा रहे हैं और उसी को बेच रहे हैं, अपने मित्रों को गिरवी रख रहे हैं और उसी से कमाने का काम कर रहे हैं।